नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पूरी दुनिया बहुत इंतजार कर रही थी और खास करके कट्टरपंथी तो शिद्दत से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि इस्लामाबाद से कोई ऐसी खबर आ जाए जिसमें इस बात का सबूत मिल जाए कि पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका और ईरान युद्ध विराम की जो स्थिति 2 हफ्ते के लिए बनाई गई है उसमें कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट करते हुए दिख जाए। समझिएगा मैं कट्टरपंथियों का नाम क्यों लिया, क्योंकि कट्टरपंथियों के दिमाग में प्रेजेंट करने का एक नैरेटिव बिल्डिंग का एक तरीका है जिसमें वो दिखाना चाहते हैं कि ईरान जीत भी गया, अपनी शर्तों पर पाकिस्तान पहुंचा, अपनी शर्तों पर अमेरिका के नुमाइंदे जेडी वेंस को झुका भी दिया और जो कुछ भी उसने 10 पॉइंट्स पेश किए थे अमेरिका के सामने, अमेरिका ने उसको मान भी लिया। और इस तरीके से पड़ोसी भारत सहित पूरी दुनिया को पाकिस्तान ये दिखाना चाह रहा था कि वो एक बड़ी ताकत है, क्योंकि 2 बड़ी ताकतों को उसने अपने देश में बुलाकर बिठाया और उनसे सुलह करवाया। लेकिन क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेडी वेंस जब इस्लामाबाद छोड़ रहे थे तो उनका बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, नाराज हैं। ये जो सब कुछ ताना बाना बुना गया था इस्लामाबाद में बातचीत के लिए। डोनाल्ड ट्रंप भी बयान पर बयान देते जा रहे हैं, हालांकि अनप्रेडिक्टेबल हैं डोनाल्ड ट्रंप, चाहे जो भी हो। लेकिन उनके बयान का मतलब यही है कि अब ईरान सहित पाकिस्तान के हालात कुछ अच्छे नहीं होंगे। क्या कुछ नहीं होंगे, ये सब कुछ हम डिस्कशन में बताएंगे और अपनी बात भी रखेंगे और कर्नल सर के विचारों को जानेंगे कि वास्तव में मिलिटरली, डिप्लोमेटिक जितने भी तरीके हो सकते हैं इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से व्याख्यायित किया जा सकता है। ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। एक और महत्वपूर्ण विषय और आपके माध्यम से हम दर्शकों तक पहुंचेंगे। मैं प्रारंभ में याद करूंगा, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, असलियत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। तो जब भी ये वार्तालाप में बात आई कि पाकिस्तान मध्यस्थता करेंगे, मुझे जो कुछ हुआ इससे बेहतर आशा बिल्कुल नहीं थी। हाँ, वो इकट्ठे हुए और खुशी खुशी विदा हो गए। मैं समझता हूँ ये बड़ी अचीवमेंट है। कोई बहुत ज्यादा सख्त शब्दों का प्रयोग करने का या बहुत ज्यादा टेम्परामेंटल कोई इशू नहीं बना। मेरे ख्याल में यही एक बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की मध्यस्थता, अगर उसको मध्यस्थता कहा जाए। हालांकि दोनों डेलीगेशंस अलग अलग कमरों में बैठे और मियां मुनीर भी और प्रधानमंत्री जी भी, शरीफ साहब, वो दोनों कमरों के बीच में भाग दौड़कर इधर का मैसेज उधर, उधर का मैसेज इधर देते रहे और ऐसी स्थिति नहीं आई जबकि डेलीगेशंस का कोई 1-to-1 डायरेक्ट निर्णायक बातचीत हुई हो। तो ऐसी सूरत में जो आशा थी वही हुआ। मैं समझता हूँ जितना हुआ वो भी काफी है, क्योंकि 1-2 पॉइंट पर कहीं कहीं उन्होंने लीनिंग, एक झुकाव दिखाया है सिर्फ, जहां शायद आने वाली बातचीत में कोई समझौते की स्थिति आ सके। मेन मुद्दे जितने भी थे उनमें कहीं सहमति नहीं है, सहमति का विचार भी नहीं है और सहमति की कोई निकटता भी नहीं है। तो ये तो बात हुई, जो ये बातचीत हुई उसकी। हम लोगों ने इस विषय को दिवाकर जी पहले भी डिस्कस किया था और मैंने आपको शायद दर्शकों को याद कराऊं, ये कहा था कि रशिया यूक्रेन को
4 साल हम्म, खींचने के बाद अगर आज शक्तियां सोचती हैं कि अमेरिका आया और गया, तो वो सिर्फ भारत कर सकता है ऐसी दूर में। हम्म। सर हमने इसके जो बाद 2 सिंधु वीडियो बनाए हमने हैं, मैं आप याद सिंधु दिला को भी दूं, अपने मैं थोड़ा हमने रोकूंगा सर। जी 2 वीडियो हमने और आपने मिल करके बनाए हैं, जो कंटेंट हमने दर्शकों को दिया है, अनुरोध है कि वो जा करके देखें। एक वीडियो कि ऑपरेशन, उसका थंबनेल है ऑपरेशन सिंदूर से ट्रम्प कुछ सीख तो लेते, और दूसरा वीडियो 2 महाशक्तियों की लड़ाई में क्या कुछ फाइंडिंग्स पूरी दुनिया को प्राप्त हुआ है। और इन 2 वीडियो में यूक्रेन रूस युद्ध, अमेरिका इजरायल और ईरान युद्ध, हमने इन दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण किया है, हमने और कर्नल सर ने। वो दोनों वीडियो जरूर देखें, उसी का एक संदर्भ और प्रसंग ये इस समय फिलहाल चर्चा कर रहे हैं। जी सर। अब क्या कुछ हो चुका वो सबके सामने है, कोई दोहराने का उसका मतलब नहीं बनता। जो हो रहा है उस स्थिति पर हमें विचार करना होगा, और हो ये रहा है कि इजराइल लगातार हिजबुल्लाह को लेबनान में मार लगाता जा रहा है, और बाइट कर करके स्लाइस कर करके थोड़ा थोड़ा एरिया पर अपना दबाव कब्जा कर रहा है प्रभाव और प्रभुत्व बढ़ाता जा रहा है। सर। इसी अब गैप में जी इस पे कुछ जानकारी थोड़ा थोड़ा दे दें, फिर हम आपसे और दर्शकों, आज हम लोग चर्चा इस पूरे 40 दिन के घटनाक्रम पर करेंगे, जब युद्ध रुका और उस पिछले 3-4 दिन। और इस चर्चा में हम ऐसी ऐसी बातें आपके सामने रखेंगे जिस पर आप अपनी राय दीजिए। युद्ध जब रुका तो पूरी दुनिया में जो एक लेफ्ट लिबरल गैंग है, पूरी दुनिया का लेफ्ट लिबरल गैंग है, जो ईरान को एक हीरो की तरह प्रस्तुत कर रहा था। ईरान भारत का दोस्त है, इसे तो हमें भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता, हम अस्वीकार कर भी नहीं सकते। लेकिन ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जिस तरीके से इस्लामिक मिलिट्री पावर को शो कर रही थी, क्या हमें उसे स्वीकार करना चाहिए? सवाल यह है, इसका इसका जवाब जरूर दीजिएगा। क्या अमेरिका अमेरिका तो एक साम्राज्यवादी माइंडसेट में चलता ही है, और ये तो पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका और आप जब, और भारत के, स्वतंत्र भारत के इतिहास के बाद अमेरिका कब इस तरह का काम नहीं किया। लेकिन हमको दुनिया में रहना है तो ईरान के साथ भी संबंध रखना है, अमेरिका के साथ संबंध रखना है, और इस भारत में तो इजराइल को भी हमने अपना परम मित्र माना और मानना चाहिए, और इसलिए क्योंकि इजराइल हमारी मुश्किलों में साथ देता है। अब 3 देश इस तरह से युद्धरत हों तो हम ईरान को हीरो के रूप में प्रस्तुत करें, हम अर्थात भारत की मीडिया, हम तो सोशल मीडिया के माध्यम से बात कर रहे हैं। देखिए, भारत का एक पर्टिकुलर तबका है जी, जिनका धार्मिक कारणों से ईरान के साथ संबंध है। कट्टरपंथी कहिए सर, सीधे सीधे कट्टरपंथी मुस्लिम कहिए उनको। जी तो सर। मुझे उनके धार्मिक संबंधों पर कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक भारत देश का सवाल है, हमारे अमेरिका के साथ संबंध किसी भी रूप में शत्रुता वाले नहीं हैं। बिल्कुल। हमारे इजराइल के साथ संबंध एक गहन मित्रता वाले हैं, और रहेंगे। और रहेंगे। और इसी प्रकार हमारे ईरान से व्यावसायिक बिल्कुल। संबंध हैं। हमारे कुछ म्यूचुअल एक दूसरे के संबंधित प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे कुछ म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं। हम चावल देते हैं, हम चीनी देते हैं, खाद्य हम वस्तुएं कुछ और आइटम देते हैं जी, मशीनरी की ईरान को, स्मॉलर मशीनरीज, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरीज। ईरान हमें तेल देता है। ये एक कमर्शियल रिलेशनशिप हमारा है, और शायद रहेगा। रहेगा। अब इनमें से किसी के भी पक्ष में
हम केवल इसलिए जाएं कि दूसरे को नीचा दिखाना है, बिल्कुल ऐसा या कर नहीं किसी सकते। को इसलिए नीचा दिखाएं कि दूसरे की प्रशंसा करनी है। मैं समझता हूँ ना कोई कूटनीति है, ना कोई रणनीति सही है, बात। और ना उसमें कहीं भी कोई पॉलिटिकल या स्टेट्समैनशिप की मैच्योरिटी नजर आती है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। और वो लोग जो कि उछल कूद कर कर हुँ, हमें धकेलना चाहते हैं इस तरह, आपने उसकी निंदा क्यों नहीं की? अरे भाई, क्यों करें निंदा? अगर किसी का कोई कार्य निंदनीय होता भी है, क्योंकि हमने निंदा करने का ठेका लिया हुआ है। बिल्कुल। हमारे देश का इंटरेस्ट जो होगा हम वो हम देखेंगे। हम केवल केवल खामोशी क्यों नहीं रह सकते? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि प्रशंसा जब भी किसी की करने का मौका है तो भलमनसाई में कर देनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पर अगर कोई निंदनीय बात होती है, उसको हम बढ़ चढ़ कर क्यों निंदा करें? क्यों हम अपने संबंधों में खटास डालें? क्यों हम कड़वाहट लाएं? और क्यों हम अपने अच्छे बने बड़े रिलेशंस में और भाईचारे में एक दाग लगाएं? तो ये कहना उन लोगों का है जिनको कोई ना कोई लाइमलाइट में रहने के लिए, हेडलाइंस में रहने के लिए कुछ ना कुछ बोलना आवश्यक होता है। वो देश के हित में हो या अहित में हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो केवल अपनी टीआरपी चाहते हैं, अपना हुँ। न्यूज में बने रहना चाहते अब हैं, इसी बात को सर मैं और आगे बढ़ा देता हूँ, और आपकी ये बात। सोच कर चलते हैं कि अपोजिशन में होने का मतलब है हर बात को अपोज करना है। बात अपोजिशन ही नहीं सर, लेफ्ट लिबरल गैंग में ऐसे विचारक भी हैं भारत में। ऐसे, सॉरी टू से, मैं भी एक न्यूज़ पर्सन हूँ, मीडिया से 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ और अच्छी भूमिकाओं में रहा हूँ। मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, बिना तथ्य को जाने हुए एक अजीब सी व्याख्या, अमेरिका पीछे हट गया, अमेरिका, मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि अमेरिका ने बहुत बड़ी डिप्लोमेसी की है। उसने अपने आप को, यही काम रूस नहीं कर पाया। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। रूस जी, हमेशा पीटता रहा, पीटता रहा, पीटता रहा, और गजब की पिटाई 40 दिनों में ईरान की हुई है। लेकिन ईरान अकेले नहीं लड़ रहा था, यही हम लोग भूल कर रहे हैं। ईरान के जी, पीछे चीन था और चीन के पीछे प्रकारांतर से रूस रहा है। अमेरिका जी, के राष्ट्रपति क्यों कह रहे हैं बार बार कि जो हथियारों की सप्लाई कर रहा है, हमें सब पता है, 50% तक हम टैरिफ पर जाएंगे और हम उन्हें देख लेंगे, नाम नहीं ले रहा है। ये बहुत, देखिए, ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है। ट्रंप, माफ करिएगा, है शब्द मैं बोला, हमारी गरिमा होनी चाहिए। वो राष्ट्रपति के रूप में एक अनप्रेडिक्टेबल हैं। वो ज्यादा बोलते हैं, बट दूसरा टर्म है उनका, वो सर डिप्लोमेसी जानते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और उस व्यक्ति के डिप्लोमेसी में एग्रेशन इस कदर है जो डिप्लोमेसी के दायरे को तोड़ता हुआ दिखता है। लेकिन इन परिस्थितियों में ट्रंप का अनप्रेडिक्टेबल होना और इस एरोगेंस अंदाज में डिप्लोमेसी, जो कि डिप्लोमेसी नहीं दिखती है, उसका करना यह समय की मांग है। ट्रंप चाहे दुनिया जो कहे, लेकिन ये भी दिखाते नजर आ रहे हैं कि वो खुद पीछे हटे ताकि हॉर्मुज स्ट्रेट खुले, पूरे दुनिया की तेल सप्लाई बाधित न हो, जबकि ट्रंप इसके सारे जाल को बुन रहे थे। ये भी हमें मालूम है। जी। और ट्रंप को वहां से तेल तो निकालना ही है। जी, ट्रंप ने तो बड़ा क्लियर कह दिया है कि उन्हें तेल की आवश्यकता नहीं है, जी, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल आए या ना आए, उनके पास तेल काफी है। बल्कि वो निर्यात करने के लिए भी ऑफर दे चुके हैं। कहा है उन्होंने। जी, ऐसी सूरत में अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने की बात करते हैं, तो वो बाकी विश्व और बाकी कमर्शियल शिप्स के लिए, जिसमें उनके शिप्स भी शामिल हैं, तो वो बात एक अलग हो जाती है। यहाँ पर सैनिक रूप से देखा जाए अगर, दिवाकर जी, मैं फिर लौट कर आऊंगा कि रशिया को 4 साल रगड़ने के बाद हम्म,
अगर नाटो या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये सोचते हैं कि वो 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में सही बात। यहाँ से निकल जाएंगे, तो मुझे उसकी संभावना कम लगती है। अब तो निकल ही नहीं सकते सर। चाइनीज शिप ने लैंड करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। वो आर्म्स की सप्लाई ईरान को कर रहे हैं। बिल्कुल। रशियन आर्म्स सप्लाई अंदर अंदर ईरान को जा रहे हैं। ईरान के पास पहुंच रही थी। बिल्कुल। और सर हम क्यों भूलें कि वो सैटेलाइट इमेजेस ईरान को दे रहे थे, और जो सैटेलाइट सपोर्ट दे रहे थे वो देते रहेंगे। और मेरी अपनी विचार में जो स्टडी है, फोरकास्ट है कि ये युद्ध एक विराम तो हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। पर ये युद्ध विराम टूटेगा, बार बार टूटेगा, बार बार संभाला जाएगा, और अब शायद अमेरिका के लिए उतनी जल्दी यूनाइटेड स्टेट्स को वहां से निकलना संभव न हो सके। सर इसलिए भी निकलना संभव नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका के कुछ शिप्स जो इस तरह के लैंड माइंस को और जो मैरीटाइम जो लैंड माइंस होते हैं, ये आप बेहतर बता सकते हैं, उन सब को हटाने का काम शुरू कर चुके हैं, ये बताया जा रहा है। हालांकि इसकी भी पुष्टि नहीं हो रही है। तो अमेरिका इधर जेडी वेंस बात करके अमेरिका के लिए रवाना हो रहे थे, स्पष्ट तौर पर यह मना करते हुए कि कोई इसमें बहुत ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रंप एक्टिवेट करते हैं अपनी आर्मी को, पूरी आर्मी का घेराव उसी तरीके से है, तीनों सेनाएं वैसे ही एक्टिव हैं। और हम क्यों भूल रहे हैं सर, जिस दिन से युद्ध विराम की घोषणा की गई 2 हफ्ते की, उस दिन से इजराइल इतने ज्यादा आक्रमण कर रहा है, लेबनान सहित, यहां तक कि ईरान के अंदर भी कुछ आक्रमण हुए हैं और ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है। तो युद्ध तो कोई रुका ही नहीं है, इसलिए अमेरिका यहां से निकल ही नहीं सकता सर। अब दिवाकर जी, मैं तो समझता हूं कि इस युद्ध विराम का एक लक्ष्य इजराइल को फ्री हैंड देने का था, हो सकता है। जी जी जी। कि जब ईरान के अटैक्स आपके ऊपर बंद हैं, उनके मिसाइल आपके इजराइल के शहरों पर नहीं पड़ रहे हैं, आपके लिए खुली छूट है, आप जो करना चाहते हैं ग्रेटर इजराइल का सपना वो पूरा करिए। जी जी। ऐसी सूरत में क्या होगा, कोई ना कोई समय ऐसा आ जाएगा जब हिजबुल्लाह को अच्छी मार देने के बाद, एक निर्णायक रूप पर उनको दबा देने के बाद, हूती के बाद और इस्लामिक कंट्रीज इजराइल के लक्ष्य पर आएंगे, जिनमें पाकिस्तान भी हो सकता है। ऐसी सूरत में कहीं ना कहीं ईरान को मजबूर होना पड़ेगा रिएक्ट करने के लिए। और जब मजबूर होना पड़ेगा रिएक्ट करने के लिए, तो उसको खुला साथ मिलेगा चाइनीज वेपन्स का, चाइनीज मिलिट्री सप्लाई का, चाइनीज उस मटेरियल का जिसकी ईरान को और मिसाइल्स बनाने के लिए आवश्यकता है। उनको रशियन मदद भी मिलेगी, शायद ड्रोन्स की शक्ल में या उन वेपन्स की शक्ल में, जिनसे कि वो ईरान अटैक्स को नकारा कर सके। सर एक दो बातें और हम लोग कर लें इस पे, जो इस्लामाबाद में जेडी वेंस और गालिबाफ जो ईरान के संसद के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल था, और इधर से कुशनर और विटकॉफ और जेडी वेंस, और डायरेक्ट ये संपर्क में थे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के। सवाल यह है कि 15 सूत्रीय मांग इनकी थी, मांग क्या प्रस्ताव था, और 10 सूत्रीय इनकी मांग थी ईरान की। किसी पर भी सहमति नहीं हुई। एक दो बातों पर लोग ये सहमत हुए कि हम आगे भी बातचीत कर सकते हैं, और सहमति किस पर नहीं हुई और इसी पर बातचीत बिल्कुल विफल रही, वो भी स्पष्ट है। परमाणु संपन्न ईरान को नहीं बनना है, ये अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया। अमेरिका ने कहा भाई तुम टोल टैक्स जो लगाना चाह रहे हो,
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वो तुम्हारे अंदाज में नहीं लगेगा। देखिए सर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अमेरिका कुछ चाहता है कि ईरान इतना संबंध को नॉर्मलाइज कर ले और अमेरिका के अधीनता को इस तरह से स्वीकार कर ले कि दोनों मिल करके टोल लगाएं। और मैं इसीलिए बार बार कहता रहा हूं सर, जब मैं अपना अभी एनालिसिस देता हूं, कि अमेरिका जब तक ईरान का तेल नहीं निकाल लेगा तब तक नहीं मानेगा। फ्रोजन एरेस्ट जो एसेट्स थे वो रिलीज करने पर कुछ सहमति बनती नजर आ रही है। ये है, एक दो बातें हैं। एक पॉइंट वो है। दूसरा, इजराइल भी सीज फायर में सम्मिलित हो जाए, उसकी कुछ निकटता बनी है, पर वो कब होगा उसका कोई समय निर्णायक या सजेस्टेड भी अभी नहीं है। और सर सबसे बड़ी बात है कि ईरान और इजराइल बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। ये तो जब खमैनी का शासन शुरू हुआ तो दुश्मनी में कन्वर्ट हुआ। तो जियोपॉलिटिक्स में इस तरह से दोस्ती और दुश्मनी दिखती रहती है। हमें अपने सैद्धांतिक मूल्यों को रखते हुए व्यवहारिकता के साथ कदम आगे बढ़ाना चाहिए। जिस तरीके से ईरान जिद कर रहा है, ऐसा लगता है सर, वो होता कौन है जो एक नॉन स्टेट एक्टर्स हिजबुल्लाह के लिए इतनी बड़ी बात करने वाला या इस तरह का प्रस्ताव में एक बड़ा बिंदु बनाने वाला? ईरान होता कौन है? एक तरीके से नॉन स्टेट एक्टर्स को हम लेजिटिमेट तरीके से स्टैब्लिश कर रहे हैं, अगर ईरान की बात मान ली जाए। देखिए, सीन तो वही है, सिर्फ साइज में फर्क है। जैसे पाकिस्तान लश्कर तैयबा की सपोर्ट करता है, बिल्कुल, या जैसे पाकिस्तान और तंजीमों की जितनी भी हैं, अब नए नए नाम से उन्होंने नाम बदली कर करके तंजीमें बना ली हैं, उनको नॉन स्टेट एक्टर कहकर उनकी मदद करता है। बिल्कुल इसी तरह ईरान हुतीस की मदद कर रहा है, उसी तरह हिजबुल्लाह की मदद कर रहा है। तो ये जो टेरर रेजिम की सपोर्ट करने वाले हैं, बताइए, उनको कम से कम एक हीरो की शक्ल तो नहीं दी जा सकती दिवाकर जी। बिल्कुल बिल्कुल। और इस हालांकि अमेरिका सर, सारी कारस्तानी तो अमेरिका की है, लेकिन ये अमेरिका के गोद में खेलते भी हैं। ये जितने भी कट्टरपंथी विचारधारा के हैं, और कितने देश हैं वो बताने की जरूरत नहीं है, ये उसी की गोद में खेलेंगे, उसी के साथ अपना तड़क भड़क भी दिखाएंगे, अपने रिचनेस भी दिखाएंगे, और जब पीटेंगे तब दुनिया से दुहाई करेंगे। अच्छा, भारत जैसे देश जो तटस्थ होना चाहते हैं और तटस्थ रह करके अपनी बात रखते हैं, उनको कहा जाता है, और हमारे देश के तो विपक्षी कह रहा है पाकिस्तान तो शांति प्रस्ताव करा रहा है, हम चुप क्यों? बताइए, बेगानी सऊदी में अब्दुल्ला दीवाना की स्थिति हम क्यों बनाएं? देखिए, हमें क्या गेन करना था जी, अगर हम इस तटस्थता में या इनके जो समझौते में शामिल होते। जी जी, हमारा तेल आ रहा था, बिल्कुल, हमारे शिप रोके नहीं जा रहे थे, और आज भी नहीं रोके जा रहे हैं। हमें कोई दुनिया में एक अपनी पहचान बनाने की आवश्यकता नहीं थी। बिल्कुल, हमारी एक अपनी पहचान है, बहुत अच्छी है। ग्लोबल साउथ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, ब्रिक्स में हमारी बड़ी अच्छी पकड़ है, और यूएन में अब हमारा रिकॉग्निशन होने लगा है। बिल्कुल, ऐसी सूरत में हमें ऐसी तटस्थता कर कुछ गेन नहीं होना था। और वो लोग जिन्होंने सोचा कि पाकिस्तान ने बड़ा भारी मोर्चा मार लिया है, मेरे ख्याल में आज उनकी भावनाएं शांत हो गई होंगी। जो कहना चाहते थे कि हमने एक मौका खो दिया, इनका समझौते में बीच में ना पड़कर, शायद वो पहचान गए होंगे कि ये एक ऐसी चीज थी जिसमें हमें गेन करने के लिए कुछ भी नहीं था, लूज करने के लिए बहुत कुछ था। तो पाकिस्तान ने कुछ लूज इसलिए नहीं किया कि उनका आदर दुनिया में ना था ना है, बल्कि जो कुछ भी गेन किया, क्योंकि मैं बता दूं, उनको गेन इतना ही हुआ कि जाते जाते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जेडी वेंस उपराष्ट्रपति
अमेरिका ने, उन्होंने कहा कि थैंक्स टू पाकिस्तान, इस्लामाबाद, मुनीर एंड शहबाज शरीफ। बस इतना सा एक प्रेज किया उन्होंने। इसका मतलब कटोरे में भीख पड़ जाएगी, या आप कह सकते हैं टिप दे दिया जाएगा, और इसी की जरूरत पाकिस्तान को है। भारत एक गरिमा रखता है। जो आपके घर आता है जी, जो भी आपके घर आता है जाते जाते ऐसे 4 शब्द बोलना तो एक औपचारिकता है। सही बात। औपचारिकता उसमें कुछ खास दम नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। और आप दर्शकों पर ये हम छोड़ते हैं कि पाकिस्तान पोस्टमैन था, कि पाकिस्तान मीडिएटर था, कि पाकिस्तान सॉरी टू से डॉग था अमेरिका का, कि पाकिस्तान ईरान में कुछ बात बन गई थी। हमने सर एक वीडियो बनाया कर्नल वीडी सर के साथ, आप उसमें नहीं जुड़ पाए थे, तो उन्होंने कहा कि ईरान ने पाकिस्तान इस्लामाबाद पर ही सहमति क्यों दी कि वहां मीटिंग हो, और अच्छे कारण उन्होंने बताए जिसकी चर्चा लोग नहीं कर रहे। उन्होंने साफ साफ कहा कि ईरान फिलहाल इन परिस्थितियों में चाहे जिसको अपना दोस्त कहे, लेकिन वो पाकिस्तान को अपना निकट मान रहा है। कई कारणों से, कई कारण हैं, और हम तो दर्शकों से कहेंगे उस वीडियो को भी देखें। लेकिन कर्नल वीरेंद्र साय सर जिस बात का जिक्र बराबर हम लोग करते रहे और लगभग प्रतिदिन ही जुड़ते हैं, उसमें ये बात साफ निकल गई कि भारत जिस गंभीरता के साथ अपनी स्थिति को प्रस्तुत कर रहा था और इस पूरे संघर्ष को एक नजरिए के साथ पेश कर रहा था, उससे रूबरू हो रहा था और उसमें शांति की कोशिश कर रहा था, वही कोशिश रंग लाएगी। अगले वीडियो में कर्नल वीरेंद्र साई सर के साथ जो हम बातचीत करेंगे, आप नोट करके रख लीजिए, वो ये है कि अब इस वार्ता के विफल हो जाने के बाद क्या आगे की स्थिति बनेगी भारत और पाकिस्तान के बीच। क्योंकि अप्रैल का महीना आ चुका है, आ क्या चुका है, 10 दिन बीत भी गए हैं, और अप्रैल और मई, याद करिए 23 अप्रैल से 11 मई के बीच में पिछले साल अर्थात 2025 को क्या कुछ हुआ था। पाकिस्तान कुछ गेन करके कुछ करने की कोशिश कर रहा है, और उस कोशिश में मियां मुनीर क्या हिमाकत कर सकते हैं, क्या दुस्साहस कर सकते हैं, और भारत उसका किस अंदाज में जवाब देना चाहता है, इसके बारे में कर्नल वीरेंद्र साही सर आज से नहीं पिछले 7 से 8 महीने बराबर जिक्र करते रहे। हम उसको पूरी तरीके से आपको याद दिलाएंगे और उस वीडियो में जिक्र करेंगे कि आने वाला समय भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या होने जा रहा। उस वीडियो का भी इंतजार करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर।